बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या वो बेटी नहीं है? सबसे पहले तो इन लोगों को बेटियों के ऊपर जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं आपसे मुखातिब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटियों के विषय में बताइए। महाराष्ट्र से आए हैं और हमारा सवाल आपसे है, मॉब लिंचिंग हुई थी उसके बारे में आपके क्या वक्तव्य हैं? देखिए, जिसने जो वहाँ पे जो भी कुछ किया था, जैसे साधुओं को जैसा आपने बोला मारा था उधर, तो उद्धव साहब ने उसके अगेंस्ट पूरा एक्शन लिया। जैसे अभी अमित जी ने बताया उनको सस्पेंड किया था, तो इससे अगर बीजेपी होती तो सस्पेंड भी नहीं होते वो लोग, उधर के उधर ही रह जाते हैं। अभी हमारी उधर सरकार थी इसलिए उनको सस्पेंड भी किया, और 2 कांस्टेबल ही थे, 4-5 कांस्टेबल थे और एक उनका उधर का SHO था, तो उनको उनको कर दिया, उनको मतलब उनको ड्यूटी से उनको हटा दिया उधर से। सर, आप हरियाणा में आए हैं, किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या किसी किसान नेता से आपकी बात हुई है प्रत्यक्ष रूप से? फिलहाल तो अभी तक हुई नहीं, लेकिन हम लोग पूरा अभी कल हमारी जब मीटिंग हुई थी, मैं रात कल ही आया था मैं यहाँ पे, तो उनके साथ हम लोग अगर मीटिंग करेंगे उनके साथ भी तो कल रात से अब तक किसी भी किसान नेता से आपकी बात नहीं हुई? नहीं। जैसा कि कल ही गुरनाम सिंह चूड़नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उन्होंने कहा, एक उनकी वीडियो रिलीज़ हो रही है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा किसानों के द्वारा। क्या आप जानते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को? कौन है ये व्यक्ति? क्या आप जानते हैं सर गुरनाम जी को, गुरनाम सिंह चढ़ूनी? ये सर आप तो मत बताइए। वो है ना किसान मंत्री है ना। हैं? कौन है सर ये? कौन है? किसान नेता है। कहाँ से? नो सर। कहाँ से सर? कहाँ से किसान नेता? कैसे? देखिए जो नहीं लगता है सर आप जो उनसे PC करने आए हैं, मगर आप पूरी तैयारी से नहीं आए, आपने स्टडी नहीं की। भाटिया साहब रात 8:30 बजे पहुंचे हैं, अभी किसी किसान नेता से बात नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है। इस बारे में मुलाकात भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनका समर्थन भी करेंगे। सीएम घेराव भी, उसका घेराव भी करेंगे। सब रणनीति हमारी जो है वो आज बैठ कर फाइनल हो जाएगी। मतलब बड़ा आंदोलन के रूप में या किस तरह से? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके सवाल जो है, आपके जो पत्रकार बंधुओं के जो हमारे रेवंत गुलिया जी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। मेन चीज मुद्दा क्या है कि सीएम का घेराव किया था, जी मीडिया किसी की भी बात नहीं करी, निष्पक्ष बात करी है। वही अगर बात करें तो भाई साहब का आपने किसानों के साथ उनका बयान आया है, सुनने में आ रहा है कि आपको उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी है बाला साहब ठाकरे की। आपसी रंजिश ही दूर नहीं हो रही है सर? देखिए, रंजिश है, क्या पार्टी में आपसी रंजिश है? ये मुद्दा बड़ा मुखर होकर आ रहा है। किसानों का साथ दे रही है, आंदोलन आप बड़े रूप में कर रहे हैं। पहले इस बात का जवाब देना। प्रभारी का बयान आया है कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रभारी सर पहले उनको ये पूछो कि वो प्रभारी है कि नहीं है हरियाणा। अब ये बात बाद में पूछना किया है कि नहीं है? आप इस चीज का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। इस चीज का जो आपने सवाल पूछा है मेरे से निष्कासित का, ठीक है, इस सवाल मैं नहीं देना चाहूँगा। उद्धव जी से, संजय रावत जी से, आदित्य जी से हमारी बातचीत हुई है सारी की सारी, और जो इस बारे में जो मुद्दे से अलग चलेंगे, आपका सवाल जायज़ भी बनता है क्योंकि आप सबके सामने ये बातें पहुँच रही हैं। रेवंत जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो निष्कासित करने के सवाल आपने किया है, वो निष्कासित करने के बारे में मेरे से बेहतर ये जानते हैं, और पार्टी किसकी है और पार्टी की रणनीति क्या है उनके बारे में रेवंत जी बता देंगे, क्योंकि मुकेश बावा जी से ऊपर के पद पे ये बैठे हैं, साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई है। निष्कासित करने की एक प्रक्रिया होती है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, वो लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं होता है। तो इतना बड़ा बयान जारी करना भी गलत है, जब आपसी रंजिश ही दूर नहीं हो रही है तो आप दूसरी पार्टी पर सवाल। देखिए, रंजिश तो जब हुड्डा सरकार थी, अशोक तंवर जी को भी नहीं जीने दिया गया था, अध्यक्ष बने रहे, फिर भी 5-6 साल लगा दिए कि इन्हें हटा दो, इसने हटा दो। रिजल्ट हरियाणा में दिख गया सर, उसका रिजल्ट उनको दिख गया ना। तो पर शिवसेना पार्टी अगर उन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी की है, अगर अभी तक हमने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि उद्धव साहब ने ऐसा कुछ दिया है, तो उनके बाद उनका ऐसा कोई जवाब नहीं आया। जब तक जवाब नहीं आता तो ऐसे बयानबाजी मैं भी लिख दूंगा कि जिला प्रमुख मुकेश शर्मा को मैं निष्कासित करता हूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं है। अमित जी, बड़ौदा विधानसभा में हम अभी की बात करते हैं, आपकी शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव के बारे में मैं वही आपको प्रत्यक्ष रूप से जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे से सवाल पूछा गया। अगर प्रदेश की कमांड मेरे हाथ में दे दो, मैं कल ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता हूँ वहाँ पे। मैं तो अपनी इतनी हिम्मत रखता हूँ।
मैं तो प्रभारी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, अगर प्रभारी जी को निष्कासित करना है, शिवसेना पार्टी की मर्यादा को भंग ना करें। आपसी रंजिश पार्टी में चलती रहती है, वो कमरों के अंदर चलती है, पर्दे के पीछे चलती है। 25-30 साल से जो काम किया है वो बड़ौदा उपचुनाव में जाके दिखाएं। माननीय उद्धव ठाकरे ने आज 50 सीटों के ऊपर चुनाव लड़वा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर सरकार लड़ाई पूर्ण बहुमत में ना होने के बाद भी बड़ौदा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाए। पार्टी की छवि को खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे उसमें मैं हूँ या प्रभारी हो या अध्यक्ष हो। कुछ कर देंगे तो हमको अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो लोग वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो भाजपा इसमें भी अपना सोच रही है कि अगर इनको भी यहाँ से हटाएं तो मतलब वो वही पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि हमको अपनी सरकार हर जगह दबा के रखनी है। सर, राजनीतिक मुद्दे हर जगह है। आप हरियाणा में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे? किसानों के लिए क्या रणनीति, आप क्या प्रदर्शन करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, किस प्रकार सहायता करेंगे किसानों की आप? किसान बचाओ आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इसके अंदर क्या है कि अभी हमारी कल मीटिंग हुई थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने से पहले, कि अभी हम सीएम आवास को घेरने के साथ साथ जो अभी इन्होंने नवंबर के अंदर भारत बंद का वो किया है। आज घेराव किया जाएगा सीएम? नहीं, आज घेराव नहीं किया जाएगा। कल हमारी कुछ रणनीति बनी थी और आज फाइनल रणनीति हम बना देंगे कि किस दिन हम घेराव करेंगे, तो उस दिन आप सभी पत्रकार बंधुओं को हम बता देंगे। पर घेराव के साथ साथ जो भारत बंद का नवंबर के अंदर ऐलान किया है किसानों ने, उस आंदोलन के भी शिवसेना पार्टी आपको रोडों पे दिखाई देगी और उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए शिवसेना अपने किसान भाइयों के साथ में खड़ी है। अमित जी, एक बात बताओ, क्या सीएम हाउस का घेराव करने से किसानों का भला होगा क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है कि सीएम आवास का घेराव करने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर के ऊपर तो ताला लगा हुआ है। हम करेंगे कोशिश कि उस ताले को खोलें। अब तक जैसे आम आदमी पार्टी ने घेराव करने की कोशिश की, कांग्रेस ने करने करी, वो घेराव के नाम के ऊपर सिर्फ एक आंदोलन किया गया। हम उस ताले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा का अगर कोई तोड़ है तो वो शिवसेना पार्टी है और कोई नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने की धमकी दी मोदी ने, तो उद्धव साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा था कि सरकार गिरा के देखो, फिर हम बताते हैं कि शिवसेना क्या चीज़ है। तो शिवसेना क्या चीज़ है, हरियाणा के खट्टर को समझना पड़ेगा। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और इस जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये चड्डी के अंदर खड़े होकर राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी देश के बीच में, जनता के बीच में जाके इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारा दिन लाठियां लेके ट्रेनिंग तो लेते हैं, इनको बॉर्डर की जब बात आती है तो ये देश के सैनिकों को मरवा देते हैं। जब पेट भरने का समय आता है तो इनके अनाज के भंडार खाली हो जाते हैं और 5-5 किलो किसानों से ये अनाज मांग के क्या साबित करना चाहते हैं, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से जो है आरएसएस की बात कर रहे हैं? आरएसएस, बिल्कुल आरएसएस है, तभी तो बीजेपी है। आरएसएस जो सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट में, नागपुर से कोई ऑर्डर चलता है, सारे बीजेपी वाले उस चीज को लागू कर देते हैं। अमित जी, अब तक सपोर्ट तो मुंबई में शिवसेना ही बीजेपी की कर रही थी और एक लंबा अरसा इनका गठजोड़ चला। ये घटक दल रहे जी, इकट्ठा, बिल्कुल आपने सही कहा कि लंबे अरसे तक शिवसेना पार्टी का गठजोड़ चला। पर वही है ना कि कहावत है अपने हरियाणा के अंदर, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है, और जब भरता है तो छलक के बाहर आता है। सवाल तो शिवसेना पर भी उठे थे कि शिवसेना गलत है तभी छोड़कर गई है। नहीं, शिवसेना अगर गलत होती तो आज महाराष्ट्र में सरकार ना गिर जाती, कांग्रेस सपोर्ट क्यों करती? अब बिहार के अंदर 50 सीटों पे लड़ रही है, पप्पू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा है, वहां पर भाजपा के क्यों पसीने छूटे हुए? वो भाजपा के पीछे जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो कितनी ऐसी सीटों थे जिसपे भाजपा के प्रत्याशियों को हराने का काम शिवसेना ने किया। अब शिवसेना पार्टी ने सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही अपनी सरकार नहीं बनानी है, पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव होंगे उस चुनाव के अंदर पहुंच के शिवसेना पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और बीजेपी को भगाने का काम करेगी। मैं ये मान सकता हूं कि शिवसेना पार्टी को सत्ता में आने में समय लग सकता है, पर अगर भाजपा को भगाएंगे तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। अभी बड़ौदा उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो फिर शिवसेना बड़ौदा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती अगर हरियाणा में शिवसेना शुरुआत करना चाहती है? बड़ौदा उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश प्रभारी मुकेश बावा जी और हरकेश शर्मा जी से हमारी बातचीत हुई थी कि इतने लंबे समय से शिवसेना पार्टी एक्टिव है हर प्रदेश के अंदर, तो बड़ौदा चुनाव के अंदर कोई अच्छा कैंडिडेट उतारे जो बड़ौदा चुनाव के अंदर हम भाजपा को हराने का काम करें, क्योंकि जब तक भाजपा को नहीं हराएंगे तब तक शिवसेना पार्टी नहीं आएगी, और शिवसेना पार्टी नहीं आएगी तो देश की जनता के दुख दर्द ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अमित जी, आपने पूरी स्पीच के अंदर एक बार भी भाजपा को छोड़कर दूसरी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। देखिए, मतलब आपकी सिर्फ दुश्मनी भाजपा से ही है। भाई साहब, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है, भाजपा की है।
तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछने नहीं जाऊंगा। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस से हम सवाल पूछेंगे। अमित जी, एक और बात यहाँ पर स्पष्ट झलक करके आ रही है कि आपके जो मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं जी, आए हुए वक्तव्य तो उनका होना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो पूरी तैयारी से नहीं है, पूरी तैयारी से आप प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है इंद्रजीत जी, आप उनसे सवाल पूछिए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप। नहीं, रेवंत जी से पूछिए। देखिए मैं उन्हीं से सवाल पूछा था, लेकिन जवाब आप दे रहे थे। आपने संभाल ली। देखिए कमांड संभालने की बात ऐसी है कि ये भाजपा जो सरकार है ना, किसान विरोधी ये है, दलित विरोधी ये है, बेटियों का विरोध ये करती है, पीटीआई टीचरों का ये विरोध करती है, देश को अनपढ़ बनाने का काम ये करती है, अनाज मांगने का काम ये करती है, जब बांटने का टाइम आता है तो भिखमंगी हो जाती है। तो मैं जो गुस्सा है ना वो हर किसी आदमी के सामने है, हर कोई अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता है। अमित जी एक लंबा अरसा हो गया आपने बात घुमा दी कि हमारे जैसे कहा गया था कि कमान उनके यहाँ से आपने ले ली, आपने फिर बात को घुमा दिया, उस बात पे दोबारा आ रहे हैं। देखिए बात को घुमाया नहीं है मैंने। सिंह साहब आपसे मैं पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रेवंत जी से सवाल पूछें। अमित जी आप ये बताइए, जैसे आपने अभी पीटीआई साथियों का नाम लिया, तो कहीं ना पीटीआई साथियों को एडजस्ट करने की बात सीएम साहब कह रहे हैं। देखिए एडजस्ट करने की जो बात है वो पहले से इनके हाथ में होती है। ये एक राजनीतिक स्टंट होता है कि पहले हटा दो फिर सिंपैथी ले लो, यही वो काम करती है। और पिछली सरकारों ने भी यही काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, पिछली सरकारें भी ऐसा करती आई हैं। सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि जब किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो उसका जो भी उत्तरदायित्व जाता है वो सरकार को जाता है कि ना कि लगने वाला। अमित जी, मैं आपने सारे आरोप जो भी बीजेपी सरकार पर लगाए हम उससे सहमत हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है, वहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई, साधुओं की हत्या कर दी गई, उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए? महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के जितने भी थे 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ठीक है। और उसके बाद जो थाने के जो इंचार्ज थे और जो वहाँ पर और एक दो कांस्टेबल थे, उन सभी को तत्काल रूप से प्रभाव लेते उनको सस्पेंड करने का काम किया था। और सर राजस्थान के अंदर एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या कर दी गई है। जब के अंदर भी एक 4 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। आपके संज्ञान में एक मामला और लेके आना चाहता हूँ। गुड़ियाना के अंदर एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ। बीइंग एडवोकेटों के बीच में मैं रहता हूँ तो इन सारी चीज़ों का मामला है। मैं आप मीडिया के सामने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटी कोई भी हो वो साझी हो। हर खबर सबसे पहले सत्य क्रांति पर आपके साथ आपने दी आवाज़, सत्य क्रांति आपके पास।